guys, welcome to all on this channel the Kota Pulse by Unacademy। फाइनली वो वक्त आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था एंड दिस इज द जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट। और इस समय अपने कई सारे प्यारे स्टूडेंट्स पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, कुछ लोग क्लास नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, कुछ लोग शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, कुछ लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा अपनी मेजर जनता ऐसी भी है जिसे अभी ये समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। अभी महज 2 से 3 दिन बाद हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और अभी तो काफी सिलेबस बाकी है। लेकिन आज का ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर है एंड दैट इज पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। और मुझे लगता है कि एक जेईई प्रिपरेशन का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं ये एक डिफरेंट पैरामीटर है, लेकिन आप एग्जाम में किस तरीके का परफॉर्म करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये बात समझिए कि किसी भी जंग में उतरने के लिए आपके पास सारे हथियार तैयार हैं, लेकिन कब किस हथियार को यूज करना है, किस सीक्वेंस में यूज करना है, किस स्टेज पर कौन सा वेपन मोस्ट पावरफुल रहेगा, यह समझना भी बहुत जरूरी है। आप चाहे कितने भी ताकतवर हों, लेकिन एक युद्ध में बिना स्ट्रेटेजी और बिना प्लानिंग के नहीं उतर सकते। कम से कम बेसिक लेवल पर एक प्लानिंग तो आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप उस जंग को जीत सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इस स्ट्रेटेजी को समझना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि मैं जनरली ऑब्जर्व करता हूं कि इस स्टेज पर आने के बाद मैं आपकी मेंटल सिचुएशन समझ सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं या इसके बारे में विचार ही नहीं करते, क्योंकि इस समय उनके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर होता है कि भैया जल्दी जल्दी मुझे सारे टॉपिक्स को कवर करना है। लेकिन टॉपिक्स को कवर करने से इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी जेईई की प्रिपरेशन में लास्ट 2 इयर्स या फिर 1 ईयर में जो कुछ भी सीखा है उसे आप प्रॉपर तरीके से कम इम्प्लीमेंट तो कर पाए। तो चलिए मैं आपको आज जो भी बताने जा रहा हूं इन सभी बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमेशा डेंजरस रहती है। या तो आप अभी ही स्किप करके जा सकते हैं, और अगर आपने मिड में स्किप किया तो मेरी बताई हुई कुछ बातें आपके जहन में रह जाएंगी। तो आधी इंफॉर्मेशन उसको फॉलो करोगे जो मैंने आपको बताया और आधा अपना दिमाग लगाओगे। तो इस केस में क्या होता है ना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज मोर डेंजरस देन देयर इज नो इंफॉर्मेशन। तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, पूरा देखिए और आपका जब भी एग्जाम हो उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। ट्रस्ट मी, आप में जितना पोटेंशियल है, आप जितना डिजर्व करते हैं, डेफिनेटली आप उससे बेहतर ही करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। ओके, मैं 1 बाय 1 यहां पे सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट लेवल ऑफ पेपर। कई सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि इस बार का पेपर किस तरीके का आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, या एज कंपेयर टू जनवरी अटेम्प्ट इस बार डिफिकल्ट आएगा। मैं आपसे कहूंगा इस मुद्दे पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम यार। आपको भी पता है आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, वहां पे आप कितने मार्क्स स्कोर करने वाले हैं दैट डजंट मैटर। वहां मैटर करता है आपका परसेंटाइल, आपकी रैंक। पेपर अगर आसान आएगा तो इस हिंदुस्तान में हर बच्चे के लिए वो पेपर आसान है, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ हाई जाएगा। अगर पेपर टफ आएगा तो सभी के लिए टफ है, तो कट ऑफ लो जाएगा। तो मुद्दा ये है ही नहीं कि पेपर आसान या टफ, पेपर आसान आए या टफ आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस बारे में सोच करके और ज्यादा ओवर थिंकिंग करके या प्लानिंग करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ कि लेवल कैसा आने वाला है, क्योंकि अगर पेपर इजी भी आया ना तो ये कोई जश्न बनाने का माहौल नहीं है। क्योंकि अगर पेपर आसान हुआ तो भाई गारंटी है हिंदुस्तान के मेजर जनता जो है वो उस पेपर को फोड़ने वाली है। और जब सब लोग पेपर को फोड़ेंगे तो आप भी जानते हो कट ऑफ अपने आप हाई चला जाएगा, और इवन आपके मार्क्स ज्यादा भी आएंगे तो भी आप एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो क्यों सोच करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? प्लीज डोंट किल योर टाइम टू थिंक अबाउट लेवल ऑफ पेपर। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट, ये समझना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि जब हम पेपर अटेम्प्ट करने जाएं तो पहले हम किस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करेंगे और लास्ट में किस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करेंगे।
वहां पे जाकर के हम ऐसे हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते कि ऑन द बेसिस ऑफ पेपर एकदम से पेपर पे नजर मारी और हम वहां बैठ करके डिसाइड कर रहे हैं कि आज चलो आज मंगलवार है तो लेट्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लेते हैं, या आज वेडनेसडे है चलो फिजिक्स अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, इस तरीके से नहीं करना कि कुछ भी चलेगा। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप उस पेपर में किस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करने वाले हैं। और अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एग्जाम्स दिए हैं, तो डेफिनेटली आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि आपके लिए कौन सा पैटर्न बेस्ट रहेगा। फिर भी मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे अपने स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के साथ जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर चुके हैं इन एग्जाम्स में, तो उनके जो सजेशंस हैं, उनके जो फीडबैक्स हैं, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। और मैंने देखा कि उन्होंने जिन स्टूडेंट्स ने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है उनका आउटपुट बहुत अच्छा है। 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से डेफिनेटली कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो ऐसा होगा जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले आप उसे अटेम्प्ट करें जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं यहां पर कहूंगा कि आपका फर्स्ट नंबर पे फिजिक्स होना चाहिए। अब आता है, अब बचे 2 सब्जेक्ट, उन 2 में कोई एक मॉडरेट होगा और कोई ऐसा होगा जो कि हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट होगा, या हम ये कह सकते हैं हमारा सबसे वीक पॉइंट होगा। यहाँ पर मेजर जनता एक बहुत बड़ा मेजर मिस्टेक करता है, जो उनका वीक सब्जेक्ट होता है उसे वो लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, और लास्ट में अटेम्प्ट करने से क्या होता है पता है, वो और ज़्यादा वीक हो जाता है। और इस चक्कर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ्स सपोज वीक सब्जेक्ट है, तो मैंने जनरली देखा लोग मैथ्स के पेपर को लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, और लास्ट में अटेम्प्ट करने पे क्या होता है, महज उनके पास 30 से 40 मिनट बचे होते हैं, और उन 30 से 40 मिनट में आप एक ऐसे सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं जो आपका सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, आपके लिए आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उसमें सेलेक्टिव कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि जो आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है या आपके लिए जो सबसे वीक पॉइंट है ना, उसे आप बीच में अटेम्प्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स, तो उसे आपने बीच में अटेम्प्ट किया, और लास्ट में आप उस पेपर को अटेम्प्ट करें जो आपके लिए मॉडरेट है, मतलब ना तो वो आपका सबसे फेवरेट है और ना ही वो सबसे आपका लास्ट पॉइंट है। जैसे कि बचा, अब आपको समझ में आ रहा है कौन सा, केमिस्ट्री। ये मैंने अपना सीक्वेंस बताया, आपका सीक्वेंस हो सकता है आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री हो, तो आप केमिस्ट्री सबसे पहले करें और जो मॉडरेट है उसे लास्ट में करें। अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, ट्रस्ट मी आप बहुत शानदार अटेम्प्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपका ये भी एक प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में मुझे लगभग कितना टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो पता चला कि मैं 90 मिनट्स तक सिर्फ फिजिक्स ही सॉल्व कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है भाई। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इज्जत दोगे, बहुत ज्यादा डिवोटेड हो जाओगे, तो मैं बता रहा हूं दूसरे सब्जेक्ट में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो सीधे पढ़ के ही तुरंत हो जाएंगे और जिनमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। तो प्लीज पहले से ये प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना। ऑन एन एवरेज मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट जिसमें स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, जहां पे आपको महज 1 से 1.5 मिनट लगता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक केमिस्ट्री जैसे पेपर को अटेम्प्ट करने में मेरे हिसाब से 40 से 45 मिनट का समय काफी है। एक फिजिक्स जैसे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए मेरे हिसाब से 55 से 60 मिनट तक का वक्त काफी है, और बचा हुआ जो वक्त है वो आपको मैथ्स में दे सकते हैं। इसमें आप +- 5 का चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है एक सीक्वेंस है। और रिमेनिंग टाइम, मैथ्स का पेपर जनरली जैसा कि आप जानते हैं कि जेईई मेंस में काफी लेंथी पेपर आते हैं, तो मैथ्स में डेफिनेटली आपको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी होंगी। तो मेरा मानना यह है कि मैथ्स में लगभग 65 से 70 मिनट तक दिया जा सकता है। ये मैं आपके साथ वो फीडबैक शेयर कर रहा हूं जो मेरे साथ उन स्टूडेंट ने शेयर किए जिन्होंने जेईई मेंस जैसे एग्जाम्स में 99.9 परसेंटाइल से भी अबव स्कोर किया है। ठीक, तो भैया सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट पहले से ही सोच करके जाना है, वहां बैठ करके हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना है। पहले से पता होना चाहिए कि आज कौन सा वेपन सबसे पहले यूज करना है, आपका विच वन इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा।
नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट, इमोशन एंड फीलिंग। यार इस समय हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैं समझ सकता हूं फियर ऑफ फेलियर, फेलियर का जो डर है उसकी वजह से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पा रहे, लेकिन पेपर में आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। आपको भी पता है लगभग 75 क्वेश्चंस होंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसे आप अटेम्प्ट करेंगे, हो सकता है आपके 4 से 5 मिनट उस क्वेश्चन में चले जाएं और आपका फाइनल आंसर निकल के ना आए। ऐसा एक क्वेश्चन में नहीं, हो सकता है कंटिन्यूअसली ऐसा 2 से 3 क्वेश्चन में हो जाए। प्लीज डोंट गेट पैनिक एंड डोंट सेड। और मान लीजिए 3 से 4 सवाल हो जाए तो डोंट गेट ओवर एक्साइटेड कि आज तो मैं पेपर फोड़ने वाला हूं। बहुत न्यूट्रल रहिए, ना ओवर एक्साइटेड होना है ना डाउन जाना है, एक कांस्टेंट रेट पे चलना है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ आपकी नॉलेज को चेक नहीं करने वाला, ये एग्जाम जो है वो आपके पेशेंस के लेवल को भी चेक करने वाला है। आप उस पेपर को स्मूथली इस ऑब्जेक्टिव से, इस मोटिव से दीजिए, यार एक नॉर्मल सा पेपर है और इस पेपर में हर इजी सवाल को मुझे हर हालत में सही करना है। जो लोग टॉपर्स होते हैं ना, आपको क्या लगता है वो सारे टफ क्वेश्चन सही करके आते हैं? नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ है आपका। ऐसा नहीं होता। जो लोग अच्छी रैंक्स के साथ सेलेक्ट होते हैं ना, वो हर इजी और मॉडरेट सवाल को विदाउट एनी कैलकुलेशन एरर और विदाउट एनी सिली मिस्टेक सही करते हैं। तो आपसे अगर 2 या 3 सवाल ना बने तो आपको अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करके रखना है जनाब। आप ये सोचिए कि कोई दिक्कत नहीं, 2 या 3 सवाल तो नहीं बने, इसके आगे और भी सवाल है, वो अटेम्प्ट करता हूं। और यार आपको भी पता है ना 100% तो आपका आने वाला नहीं है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को रिजेक्ट करना, डिसाइड करना। सॉरी हाँ, ये डिसाइड करना कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है और कौन सा रिजेक्ट करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट है। तो रिजेक्शन वाला भी पार्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। क्लियर है? प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम अलर्ट रहना है भैया। ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, दिमाग में चल रहा है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, कितने नंबर पे कौन सी रैंक आएगी, आज यहां से निकलने के बाद अपने पेरेंट्स को क्या बोलना है, पिछला पेपर कैसा आया था कट ऑफ। नहीं, यू हैव टू बी अलर्ट। वो 3 घंटे आपके जीवन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आवर्स हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उन 3 घंटों में यह सोचना है कि मुझे इस समय इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को पढ़ते समय आप काफी अलर्ट रहें, क्या डेटा दिया हुआ है उसे प्रॉपरली पढ़े, पहले से प्री एज्यूम कुछ भी ना करें। और प्लीज एक मेरी रिक्वेस्ट है, बिना क्वेश्चन पढ़े पेन ना चलाएं। जैसे कि जनरली मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखता हूं कि क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं होता, इवन उनको यह भी नहीं पता होता कि क्या पूछा गया है, उससे पहले ही उसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इससे आपका टाइम क्या होता है, किल होता है, वेस्ट होता है। प्रॉपरली एक बार क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शंस को जरूर देखें। कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शंस को देखकर ही वो सॉल्व हो जाते हैं। यू डोंट नीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। और प्लीज एक बार ये जरूर पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन में करेक्ट या इनकरेक्ट। और जब भी आप करेक्ट या इनकरेक्ट पढ़े ना, तो आपके पास जो भी शीट हो ना उसमें लिख लीजिएगा करेक्ट या इनकरेक्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ा, हमें पता है कि उसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, उस समय हमारे प्रेजेंस में ये तो याद रहता है कि हमें इनकरेक्ट निकालना है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लास्ट मोमेंट तक पहुंचते हैं, तब तक हम भूल चुके होते हैं कि हमें इनकरेक्ट टिक करना था। और जैसे ही हमारा आंसर आता है और वो आंसर आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन किसी एक ऑप्शन से मैच हो रहा होता है, हम उसे टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इन सब चीजों से हमें बचना है, जिसको हम सिली मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप खुद सोचिए, अगर आपने अपनी सिली मिस्टेक्स को 50 to 60% कंट्रोल कर लिया ना, तो आप 95% जनता से तो वैसे ही आगे निकल जाएंगे। तो जब भी किसी भी गिवन क्वेश्चन में आपसे करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा जाए, तो प्लीज एक बार उसे शीट में मेंशन जरूर करिए, उसके ऊपर ऐसे राउंड जरूर लगाइए जिससे आपके दिमाग में रहे कि एट द एंड मुझे इनकरेक्ट ही टिक करना है। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट की रोल आपका प्ले करने वाला है। एंड द लास्ट, जो कि हमेशा से बोला, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। आपकी इस समय प्रिपरेशन कितनी हुई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सिलेबस
हो सकता है कि अभी भी पूरा कंप्लीट ना हुआ हो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने आप पे ये बिलीफ होना चाहिए कि मैं इस एग्जाम को फोड़ने वाला हूं। आज से जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, हर रात को सोने से पहले अपने आप से आपको ये बोलना है कि मैं इस एग्जाम को फोड़ूंगा, मैंने बहुत मेहनत करी है। इस तरीके से आपको अपने आप को बेवकूफ बनाना है। मैं समझ सकता हूं, हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने यार मेहनत ना की हो। डोंट टेक टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर आपका 60 to 70% भी सिलेबस कंप्लीट है ना, ट्रस्ट मी, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है ना, तो आप इस एग्जाम को फोड़ सकते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है फिर भी एग्जाम नहीं फोड़ पाते। क्योंकि अपने आप पे ट्रस्ट होना, अपने आप पे बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर दिन जब भी रात को अपने बेड पर लेटने जाएं तो अपने बारे में कुछ अच्छी बातें बोलें। अपनी लाइफ के उन मोमेंट्स को याद करें जब आपने कुछ ऐसा हासिल किया, दैट इज योर अचीवमेंट्स, और आप कहें कि यार तू बहुत अच्छा करने वाला है, तूने जितना पढ़ा है दैट इज ओके, उतनी नॉलेज से तू अच्छा करेगा। चाहे ना हो, चाहे हो कि आपने उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना किए हो, लेकिन ये सारी चीजें अपने आप से जरूर बोलते रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके अंदर ये बिलीफ दिलाने के लिए कि यस तू इस एग्जाम को फोड़ेगा। तो भैया ये सारे बात मैंने आप लोगों को बता दी है। इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है और याद रखिएगा कि एग्ज़ाम कैसा भी हो, इम्पॉर्टेंट है हमने इस जंग को ईमानदारी से लड़ा या नहीं लड़ा। तो शिद्दत से लगे रहिए। बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल स्ट्रेटजी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ सिंपल की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनको दिमाग में रखिए और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एग्जाम को देने जाइए। और ये मत सोचिए कि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है, यहां तो इतने लाख स्टूडेंट बैठते हैं। अरे नहीं भैया, अपने बारे में सोचो बस। कितने लाख बैठते हैं साइड में करो, ये सोचो ये एक नॉर्मल सा एग्जाम है। जैसे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मल्टीपल टेस्ट होते हैं, वैसा ही एक नॉर्मल सा टेस्ट है, देने जाना है और हर आसान सवाल को सही करके आना है। एंड जस्ट टेक इट लाइटली, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस नहीं होगे, डेफिनेटली एग्जाम में फोड़ करके आओगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, आप जितना डिजर्व करते हैं, आपने जितने एफर्ट्स किए उस एफर्ट्स के हिसाब से आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा करके आए। थैंक यू सो मच।